मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी हम लोग को एक सीधा तार दिया रहेगा और उसके कारण इसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको जानना है, उसके लिए एक फॉर्मूला लाना है, एक्सप्रेशन पता करना है। इसके लिए हम लोग पूरे तार के लिए अगर हम जानना चाहेंगे, मान लीजिए इसमें करंट कैरिंग वायर करें तो इसमें करंट आई चल रहा है, पी पर मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए भी, उसके लिए भी पूरे वायर के लिए पी पर मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए हम लोग के पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजरमेंट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए जो बेसिक लॉ है बायो-सावर्ट लॉ, जिसको हम लोग देख चुके हैं। बायो-सावर्ट लॉ किसी करंट एलिमेंट के लिए, छोटे धारा अवयव के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला देता है dB इक्वल टू μ0 by 4 pi I dl क्रॉस r by r क्यूब, जिसका मैग्नीट्यूड dB का मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग देख चुके हैं μ0 by 4 pi I dl r sin थीटा by r क्यूब, r क्यूब कट करके नीचे r स्क्वायर बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए यही फॉर्मूला है। dB याद रखना चाहिए हमेशा, dB जो निकाला है मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट एलिमेंट, धारा अवयव के लिए, जैसे वायर, पूरे वायर के लिए बल्कि वायर के छोटे से अवयव के लिए, टुकड़े के लिए है। आइडियल एलिमेंट था जो वायर हम लोग ले रहे हैं, उस पर छोटा सा अवयव लेते थे आइडियल, उसका डायरेक्शन हम लोग इस पर टेंजेंट की तरफ, और टेंजेंट में भी करंट की तरफ डायरेक्शन लेते थे। आर एलिमेंट से जिस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड जाना है उसका डिस्टेंस होता था या पोजीशन वेक्टर होता था, और थीटा आइडियल करंट एलिमेंट जिसको हम लोग आइडियल से डिनोट करते थे धारा अवयव, और आर के बीच का एंगल थीटा था। इस फंडामेंटल लॉ को यूज करके, इस बेसिक लॉ को, इस मौलिक नियम को यूज करके हम लोग को जिस दो सिस्टम के बारे में, जिस दो सिस्टम के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जान सकते हैं इसकी मदद से, उसमें पहला है स्ट्रेट वायर जिसको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। आगे हम लोग इसी की मदद से सर्कुलर वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड जानेंगे। स्ट्रेट वायर के लिए जान रहे हैं अभी फिलहाल, स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे या उसके एक्सिस में क्या होगा। तो बायो-सावर्ट लॉ की मदद से हम लोग इसको जान सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हम लोग एक स्ट्रेट वायर लेते हैं, और अभी हम लोग फाइनाइट वायर के लिए बात करेंगे, निश्चित लंबाई के तार के लिए बात करेंगे। बाद में इसके स्पेशल केस में इनफाइनाइट वायर के लिए भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसको देखेंगे, अनंत लंबाई के तार के लिए। फिलहाल फाइनाइट लेंथ के लिए काम करते हैं, निश्चित लंबाई के तार के लिए। मान लेते हैं हम लोग के पास एक वायर है mn, और जिसमें m से n तक एक निश्चित लंबाई का तार है, और इसमें करंट जो चल रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है, उसको मान लेते हैं I। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, सीधे धारावाही तार के लिए, हम लोग इसके आसपास पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं। हम लोग को P पर इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जानना है। P कहाँ है, तो P इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पर है, और वायर का जो निश्चित लंबाई है इसको बतलाने के लिए हम लोग एंगल यूज करेंगे इसके दोनों किनारे से, इस तरह से कि M से P को मिलाएंगे, और करंट के डायरेक्शन से इस लाइन की तरफ, M से P जो ज्वाइन किए लाइन उसके तरफ मुड़ेंगे, तो जो एंगल होगा उसको मान लेते हैं θ1, यानी पहला एंड यानी जिधर से करंट चल रहा है उसको पहला एंड बोलेंगे। तो पहले सिरे से P पर जो एंगल बन रहा है θ1, और दूसरे सिरे से फिर हम उसी तरह से M से P को मिलाएंगे, और फिर करंट के डायरेक्शन से मुड़ना है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और तब यहां से हम लोग इस तरह से मुड़ेंगे, यही हो जाएगा θ2। तो θ1 और θ2 वायर के फाइनाइटनेस के लिए है, निश्चितता के लिए है। कैसे इसको देखते हैं, मान लेते हैं कि वायर है इस तरह से, और पॉइंट P पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं, और यहाँ पर एंगल अगर दे दिया है 60 डिग्री,
यहाँ पर एंगल अगर मान लेते हैं 150 डिग्री दे दिया, तो वायर निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ तक निश्चित हो गया। क्योंकि अगर हम 60 बोल दिए तो ऐसा कहीं कभी नहीं हो सकता कि अगर हम इसको यहाँ लेंगे तो फिर 60 बनेगा, उससे कम हो जाएगा, या इधर बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा। तो 60 बढ़ने मतलब पॉइंट पहला सिरा यहाँ फिक्स हो गया। उसी तरह 150 जब बोल रहे हैं तो दूसरा सिरा यहाँ फिक्स हो गया। क्योंकि अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो एंगल बढ़ेगा, फिर एंगल बढ़ जाएगा, या अगर इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फिर एंगल घट जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम एंगल फिक्स कर देते हैं तो इसका मतलब दोनों सिरा भी, दोनों एंड भी फिक्स हो जाता है। इसलिए θ1 और θ2 जो हम बोल रहे हैं कि वायर के फाइनाइटनेस के लिए है, निश्चितता के लिए है, उसकी निश्चित लंबाई के बोध के लिए है। तो इस तरह का हम लोग के क्या क्या पता है सिस्टम में, जो हम लोग को ज्ञात है, नॉन क्वांटिटी आई, इस वायर में चलने वाला करंट आई, इस वायर के फाइनाइटनेस के लिए θ1 θ2 दोनों सिरा कहाँ उसके लिए θ1 θ2 दिया है। और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जानना है उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, इतना सारा बात दिया हुआ है। और हम लोग को पॉइंट P पर जानना है, ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड यानी B एट P। इतना सारा चीज पता है और हम लोग को B पता करना है। इसको, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक लॉ, बायो-सॉर्ट लॉ। बायो-सॉर्ट लॉ करंट एलिमेंट के लिए है, तो हम लोग कैसे लेंगे करंट एलिमेंट उसको देखते हैं। P से जहां पर हम परपेंडिकुलर डाले हैं, परपेंडिकुलर, उसको पॉइंट O मान लेते हैं। अब एलिमेंट हमको लेना है O से L डिस्टेंस पर करंट के डायरेक्शन में चल करके, तो मान लेते हैं O से L डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, करंट एलिमेंट, इसका नाम दे देते हैं IDL, L के बाद DL लेंथ, और इसका डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ। तो यहाँ पर टेंजेंट चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाएगा, तो IDL का डायरेक्शन करंट की तरफ अपवर्ड हो जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर IDL क्रॉस R एलिमेंट से पॉइंट P का डिस्टेंस था, पोजीशन था, एरो देंगे इस तरह से तो पोजीशन वेक्टर एलिमेंट से पॉइंट P का, थीटा IDL और R के बीच, तो यहाँ पे हम लोग थीटा मान लेते हैं। और जिस पॉइंट पर हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं उसको हम लोग पॉइंट M मान लेते हैं। तो इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बायो-सॉर्ट लॉ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट P, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट M, PM पर स्थित धारा अवयव के कारण P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सॉर्ट लॉ से dB इज इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर होगा। एलिमेंट के लिए, अगर हम पूरे वायर के लिए जानना चाहते हैं यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P, पूरे वायर के लिए कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर जानना चाहते हैं तो B को निकालने के लिए dB का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dB का इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से हम लोग जानते हैं कांस्टेंट बाहर होता है, μ0 है 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। μ0 बाय 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। I स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, I को भी हम इसको बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, इसके ऊपर कांस्टेंट धारा है, अचर धारा है। अब इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा DL sin थीटा बाय R स्क्वायर। तो ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन के अंदर थीटा और R इसलिए रह गया, DL तो है ही, थीटा और R इसलिए रह गया क्योंकि थीटा वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है। क्योंकि अगर हम एलिमेंट यहाँ के बदले कहीं यहाँ लेते तो थीटा कुछ और होता, ज्यादा होता, या अगर हम यहाँ लेते थीटा कुछ कम होता।
तो थीटा एलिमेंट अलग अलग जगह पर होगा तो थीटा बदलेगा, इसलिए थीटा इंटीग्रेशन के अंदर होगा। दूसरा आर डिस्टेंस एलिमेंट से पॉइंट पी का, अभी एलिमेंट यहाँ है तो डिस्टेंस यहाँ, अगर एलिमेंट यहाँ होता तो डिस्टेंस कुछ कम होता, अगर यहाँ होता तो डी के बराबर होता। यानी अगर एलिमेंट बदलेंगे तो डिस्टेंस बदलेगा, उसका आर भी बदलेगा, यानी आर वेरिएबल है, इस इंटीग्रेशन के अंदर है। तो इस तरह से बी को निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ मुश्किल क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर तीन वेरिएबल हो गया, एल, थीटा और आर, और जबकि हम लोग इंटीग्रेशन सीखे हैं सिंगल वेरिएबल के लिए, तो हम लोग के पास कुछ ऐसा मैंने उपाय लगाना होगा जिससे जो अंदर एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें तीन वेरिएबल किसी एक वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस कर दिया जाए, या तो तीनों को एल के रूप में एक्सप्रेस कर दें, या एल में बदल दें, या तीनों को थीटा में बदल दें, या तीनों को आर में बदल दें। तो इस तरह का कुछ दिमाग लगाना होगा हम लोग को। यहाँ पे फिर से बता दें, इंटीग्रेशन के अंदर तीन वेरिएबल है। अब जो हम लोग स्टेप अगला ले रहे हैं, या तो हम एल और थीटा को आर में बदल देंगे, या एल और आर को थीटा में बदल देंगे, या थीटा और आर को एल में बदल देंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल होगा जिसको सॉल्व करना आसान होगा। तो हम लोग के पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए इक्वेशन 1 है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन हम लोग एक वेरिएबल बदलने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल OPM से देखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल OPM से अगर हम यहाँ पे थीटा मान रहे हैं तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो एल को या आर को थीटा में बदलना है तो एल भी है, थीटा भी है, आर भी है इस ट्रायंगल में, तो इसलिए हम लोग OPM ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें हम लोग को जो मदद करेगा उस एंगल का कॉट मदद करेगा, कॉट पाई माइनस थीटा लेते हैं। कॉट थीटा होता है b बाय h बेस बाय b बाय p बेस बाय परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए बेस हो गया l और परपेंडिकुलर हो गया d, यानी कॉट पाई माइनस थीटा हो जाएगा l बाय d। यहां से l के लिए फॉर्मूला हो गया d, कॉट पाई माइनस थीटा यानी माइनस कॉट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉट माइनस होगा, यानी l का फॉर्मूला हो गया माइनस d कॉट थीटा। लेकिन ध्यान दें कि हम लोग को यहाँ dl चाहिए ना कि l, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इसको डिफरेंशिएट करने पर l का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 l के रेस्पेक्ट में, तो dl से इंटू कर देते हैं। RHS में वेरिएबल है थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d कांस्टेंट है, d का वैल्यू फिक्स्ड है, गिवन है, तो d कांस्टेंट है, रह जाएगा ऐसे ही। cot थीटा का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ इसके साथ d थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से dl का फॉर्मूला हो गया माइनस माइनस प्लस d cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, इक्वेशन 2, यानी l को dl को हम थीटा के टर्म में ला दिए। तो अब हम लोग का कोशिश होगा कि r को भी थीटा के टर्म में लाया जाए। फिर वही ट्रायंगल हम लोग लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OMP, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल OMP। इस बार हम लोग r को निकालना है, d पता है तो r और d के साथ रेशियो बनेगा, तो r बाय d यानी परपेंडिकुलर 90 के सामने h, हाइपोटेन्यूज बाय कर्ण बटे लंब, इसका आगे लंब, तो r बाय d हो गया h बाय p हो गया cosec यानी cosec पाई माइनस थीटा हो जाएगा r बाय d। यहां से cosec पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, cosec प्लस होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं cosec थीटा r बाय d है तो r रहेगा, d को इधर ले जाएंगे तो r इज इक्वल टू r बाय d, यानी इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू d cosec थीटा, यानी हम लोग के पास r भी थीटा के टर्म में आ गया। क्वेश्चन 3, अब हम लोग dl और r को यहाँ अगर पुट कर देंगे
तो सब थीटा के टर्म में आ जाएगा और सॉल्व करना आसान होगा। तो पुट करते हैं इक्वेशन 1 में dl और r को इक्वेशन 2 और 3 से। तो dl हो जाएगा d cosec स्क्वायर थीटा d थीटा साइन थीटा तो पहले से ही है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r आया था d cosec थीटा, चूंकि r का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर और cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक d भी कट जाएगा, d कांस्टेंट भी है, d का वैल्यू फिक्स है, o से p का डिस्टेंस फिक्स है, गिवन है, d इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और b के लिए फॉर्मूला फाइनल होगा हम लोग के पास, फाइनल नहीं बल्कि i बाय d बाहर हो गया और इंटीग्रेशन के अंदर बच गया d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में है और sin थीटा फंक्शन बचा, तो sin थीटा का इंटीग्रेशन करना हम लोग को अब सिंगल वेरिएबल हो गया, आसान हो गया सॉल्व करना। अब प्रॉपर लिमिट अगर हम पुट करें ताकि m से n तक के वायर के लिए निकलना है, तो थीटा का अगर यहाँ देखें तो थीटा यानी अगर पहला अवयव यहाँ से स्टार्ट करें, इस वायर का स्टार्टिंग यहाँ से है, तो पहले पोर्शन पर जब एलिमेंट होता तो एंगल होता थीटा 1 और फाइनल जब यहाँ एलिमेंट हम लास्ट करेंगे तो थीटा 2, यानी लोअर लिमिट थीटा 1 और अपर लिमिट थीटा 2 थीटा के लिए। तो यहाँ पे लिमिट कर देंगे b पता करने के लिए, वायर mn के लिए थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको इंटीग्रेशन करेंगे, d का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, लिमिट पुट करने के लिए थीटा 1 थीटा 2, एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे और बीच में माइनस, यानी माइनस cos थीटा 2, थीटा की जगह अपर लिमिट थीटा का, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस cos थीटा 1 और दोनों टर्म के बीच में माइनस। तो सॉल्व करके फाइनल एक्सप्रेशन जो बचेगा स्ट्रेट वायर फाइनाइट वायर के लिए निश्चित लंबाई के धारावाही तार के लिए जो फॉर्मूला आया μ/4 पाई i बाय d cos थीटा 1 माइनस माइनस प्लस पहले कर देते हैं माइनस cos थीटा 2। तो लोग देख सकते हैं i पता था, d लोग जान रहे थे, थीटा 1 थीटा 2, यानी अगर इस चारों चीज को हम लोग जान रहे हो तो b का फॉर्मूला इस वायर के लिए मैग्नीट्यूड जान सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो फाइनाइट वायर के लिए, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए, निश्चित लंबाई के सीधे तार के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला d डिस्टेंस पर यही है। अब हम लोग स्पेशल केस पर बात करते हैं, एक विशेष परिस्थिति पर बात करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी जो फॉर्मूला निकाले मैग्नेटिक फील्ड के लिए फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए निकाले थे, निश्चित लंबाई के तार के लिए निकाले थे। अब हम लोग इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इस फॉर्मूला को बना सकते हैं। स्पेशल केस है फॉर infinitely long straight current carrying wire, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के लिए। तब देखते हैं फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा और इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसको देखते हैं। जो वायर हम लोग लिए थे इस तरह का था फाइनाइट लेंथ, अगर इन्फिनिटी लॉन्ग बोलेंगे तो इस एंड में भी इन्फिनिटी और इस वाले एंड को भी इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। मान लेते हैं पॉइंट P जिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाले थे, पॉइंट P एट डिस्टेंस d, वायर से d डिस्टेंस पर करंट कैरिंग वायर है, I से करंट था। तो जो फिगर था फिक्स एंड के लिए, अगर सिरा इसका दोनों सिरा फिक्स है तो हम लोग देखे थे कि यहाँ पर इस जगह पहला एंड पे थीटा 1 था एंगल, अब दूसरे एंड पे दूसरे किनारे पर थीटा 2 बन रहा था। अगर इन्फिनिटली लॉन्ग होगा तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो इस दोनों के बीच एंगल है, अगर इस एंड को हम इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं, आइडियल का मतलब करंट की तरफ डायरेक्शन रखना है, तो इस पेन को हम, इस पेन का जो टिप है इसको हम लोग करंट की तरफ रखते हैं। फिलहाल थीटा 1 बना हुआ है,
जैसे हम इसको इन्फिनिटी लॉन्ग करेंगे, जैसे नीचे जाएंगे तो थीटा वन रिड्यूस होगा, घटेगा, घटते 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 जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो उसका घटते घटते हम कह सकते हैं कि थीटा वन रिड्यूस होते होते इन्फिनिटी पर जाकर के, अनंत पर जाकर के 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक उसी तरह दूसरे एंड पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जब करंट की तरफ आइडियल और आर अभी थीटा 2 है, अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा दें तो इस तरह से हो जाएगा, थीटा 2 का वैल्यू बढ़ेगा और जैसे इन्फिनिटी पे जाएगा तो थीटा 2 का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन्फिनिटली लॉन्ग कहने का मतलब पहला एंड पर जो एलिमेंट होगा उसके लिए जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा और दूसरे दूसरे जो छोर पर होगा, दूसरा किनारा जो होगा इन्फिनिटी पर, अनंत पर, उसके लिए थीटा 2 180 डिग्री रहेगा। इस दोनों पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम रख दें तो इसके लिए रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट था फाइनाइट लेंथ के लिए μ0 by 4 pi I by d cos theta 1 minus cos theta 2। तो दोनों वैल्यू अगर रखते हैं तो μ0 by 4 pi I by d cos 0 यानी 1 cos 180 minus 1 लिख देते हैं हम लोग, cos 0 minus cos 180, cos 0 1 हो जाएगा और cos 180 माइनस 1 होता है तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए हम लोग के पास रिजल्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का μ0 by 4 pi 1 plus 1 हो जाएगा 2 यानी 2I by d। इसको अगर हम चाहें तो 2 से इसको हम अगर कटा दें तो μ0 I by 2d 2 pi d μ0 I डिवाइडेड बाय 2 pi d, जहां d डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जाना है। इस फॉर्मूला पे एनसीईआरटी में 3 सवाल है एक्सरसाइज का, 4th चैप्टर है 4.2 4.3 4.4। करंट का वैल्यू दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, μ0 का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 4 pi × 10⁻⁷, कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है और इस करंट और डिस्टेंस का वैल्यू रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा। तीनों सवाल इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए है, अनंत लंबाई के तार के लिए है, इसलिए इस फॉर्मूला को लगाना है। फाइनाइट लेंथ के लिए एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, ऐसे अगर दिया रहेगा तो थीटा 1 थीटा 2 इस हिसाब से रख के बना सकते हैं। अब हम लोग इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, उस हिसाब से भी हम लोग काम कर सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं किस तरह की होंगी। इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर मींस करंट कैरिंग वायर, अनंत लंबे सीधे धारावाही तार के लिए चुंबकीय बल रेखाएं किस तरह की होंगी उसको देखते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग को याद रखना है करंट कैरिंग वायर इस तरह से है। बायो सावर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो I dl क्रॉस r, मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन के लिए हम लोग को जो कांस्टेंट था μ0 by 4 pi by r3, तो डायरेक्शन के लिए जो हम लोग को काम देने वाला है I dl क्रॉस r देने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े हैं a क्रॉस b का डायरेक्शन अगर हम लोग को जानना हो तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घूमेंगे राइट हैंड से और स्क्रू ड्राइवर जो हम लोग पकड़ेंगे, जो रखेंगे स्क्रू ड्राइवर, उसको ए और बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर रखेंगे। तो फिलहाल हम लोग के लिए ए का काम आइडियल यानी करंट एलिमेंट धारा अवयव कर रहा है और बी का काम आर यानी पोजीशन वेक्टर कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर है, आइडियल का डायरेक्शन करंट की तरफ और डिस्टेंस इस तरफ हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं आइडियल और आर इस बोर्ड पे है, इस प्लेन पर है, तो इसके परपेंडिकुलर हम इस पेन को स्क्रू ड्राइवर समझ के रखते हैं और आइडियल से आर की तरफ घुमाते हैं तो इनवर्ड आ रहा है अंदर की तरफ, यानी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ के लिए क्रॉस देते हैं। इस तरफ अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पर, इसके लिए पोजीशन वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। तो हम लोग
आइडियल सार स्क्रू ड्राइवर को उसके परपेंडिकुलर रख करके घूमेंगे। इस पॉइंट पर यानी तार के लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर डॉट टाइप का होगा, यानी कि बाहर की तरफ इस तरह से बाहर खुलेगा। इसके लिए लेकिन हम लोग ट्रिक याद कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहने का मतलब फील्ड लाइंस कहने का मतलब ऐसा लाइन खींचना है जिसपे हम लोग टेंजेंट खींचें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ हो। तो यहाँ पे हम इस तरह का ट्रिक लगाते हैं। करंट के तरफ राइट हैंड का थंब अंगूठा को हम लोग करंट की तरफ रखेंगे। अंगूठा स्ट्रेट वायर में जो करंट का डायरेक्शन है अंगूठा उस तरफ रखेंगे, और उसके बाद हथेली जिस तरफ हम लोग का पाम कर्ल जिस तरफ करेगा, जिस तरफ हम इसको कर्ल करेंगे बंद करेंगे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी अगर हम अभी बात करें इस जगह करंट ऊपर की तरफ है, करंट की तरफ अंगूठा रख दिए और हाथ हम लोग इस तरह से घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इधर बाहर की तरफ, इधर हम लोग से दूर, मेरे से दूर जाएगा। इस तरफ इसके वायर की इस तरफ बात करेंगे तो मेरी तरफ हो जाएगा। तो ऐसे होल बात करेंगे तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगा इस टाइप का। और ऐसा ऐसा पैरेलल लाइंस बहुत सारा। और इसमें डायरेक्शन कैसा होगा, तो करंट की तरफ अंगूठा रखना है दाहिना हाथ का राइट हैंड, और जिस तरफ हाथ बंद हथेली बंद हो रहा है उस तरफ जाना है। यानी एरो हमको ऐसे लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा लाइन है, इस पर हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे अंदर की तरफ, यहाँ टेंजेंट खींचेंगे, इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। इधर अंदर की तरफ, इधर बाहर की तरफ, टेंजेंट इस तरफ भागेगा दूर की तरफ, इधर नजदीक की तरफ। तो जिधर भी चाहे हम लोग इस लाइंस को याद कर ले, इस ट्रिक को याद करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन जान सकते हैं। न्यूमेरिकल 4.2, 4.3, 4.4 में डायरेक्शन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम थोड़ा देख लें, करंट को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते तो अंगूठा हम लोग कैसे रखते, तो अंगूठा करंट की तरफ होता तो हथेली इस तरफ बंद होता, तो उस जगह एरो का डायरेक्शन शिफ्ट चेंज होता, सर्कुलर ही रहता। अगर हम वायर को इस तरह से रखते हैं तो अंगूठा इस तरफ से होगा और इस तरफ से चलेगा वर्टिकल सर्कल इस तरफ। अगर इधर करंट होगा मेरे तरफ तो फिर इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके हम लोग देख सकते हैं अपने से करके। और इससे मदद से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने बोलेगा तो इसी डायग्राम को बनाना है। और डायरेक्शन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने के समय, या ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, करंट का डायरेक्शन दे देगा। और जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं, एक ओवरहेड वायर है, जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं तो हम लोग के माथा के ऊपर, सर के ऊपर एक तार रहता है, बिजली का तार हॉरिजॉन्टल रहता है, और उसमें मान लेते हैं डायरेक्शन करंट का है ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ। करंट का वैल्यू है करंट का 35 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को जानना है उस पॉइंट पर जो वायर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, और मैग्नेटिक फील्ड पर एरो भी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताना है। तो जिस जगह हमको निकालना है वायर के नॉर्थ में उस पॉइंट का बात किया जा रहा है, जो पॉइंट है जिस पॉइंट को मैग्नेटिक फील्ड जानना है, पॉइंट वायर के नॉर्थ है। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं और कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले वैल्यू बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इनफिनिटी लॉन्ग है, तो फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π × 2I/d। μ0/4π डायरेक्ट वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 10⁻⁻7, टू करंट का वैल्यू है 35, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। टेन टू द पावर कितना हो जाएगा, -7 -1 -8 + 2 -6। इसको हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 10⁻⁻4 टेस्ला में लेके जाएंगे तो 10⁻⁻4 टेस्ला गॉस होता है, एक गॉस के बराबर। तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को गॉस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जब करंट ऐसा हो और डिस्टेंस ऐसा हो तो उस डिस्टेंस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब उसका डायरेक्शन के लिए हम लोग समझते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ऑफ करंट दिया है, डायरेक्शन ऑफ करंट यानी आइडियल का डायरेक्शन। यहाँ हम लोग वही ट्रिक लगाते हैं,
ईस्ट टू वेस्ट यानी इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो ईस्ट टू वेस्ट करंट है, यानी इस तरफ हम लोग को अंगूठा रखना है, दायां हाथ करंट की तरफ वायर जो है हॉरिजॉन्टल है इस तरह का, और ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की तरफ करंट जा रहा है, तो हम लोग इस तरह से रखेंगे, अंगूठा इस तरफ रखेंगे, और पॉइंट है नॉर्थ ऑफ वायर, तो हम लोग इसके नॉर्थ में जाते हैं, यानी पॉइंट इस तरफ है। अगर तार इस तरफ है, मान लेते हैं इधर वायर है, तो पॉइंट पी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जाना है उसके नॉर्थ है, वायर के नॉर्थ में है। तो हम लोग देख सकते हैं यहां से अंदर की तरफ आ रहा है। जो हाथ कर्ल करेंगे हम लोग, राइट अंगूठा रखेंगे करंट की तरफ, हाथ कर्ल हो रहा है पी पर, तो अंदर की तरफ जा रहा है बोर्ड पर, अंदर की तरफ, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस होगा। अब ध्यान दें, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखा रहे हैं, जो पेज है हम लोग का असल में हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बोर्ड पे हम लोग को वर्टिकल नजर आ रहा है। अगर इसको हम इस तरह से रखेंगे तो नॉर्थ साउथ, तो जो वर्टिकली इनवर्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ बी, बी की दिशा फ्रॉम राइट हैंड टू रूल लिख देंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड, उधर मिलता है नीचे की तरफ। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन जान सकते हैं। क्रॉस मतलब जिस पेज में बात कर रहे हैं हम लोग ध्यान रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर हम लोग इस तरह से पेज पर दिखलाते हैं तो पेज पर क्रॉस का मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा, डाउनवर्ड। अगर हम डॉट लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ साउथ ऑफ वायर रहता, अगर पॉइंट इस तरफ रहता तो हाथ हम लोग का इस जगह इस तरफ कर देता, यानी अपवर्ड हो जाता। फिर इसको लोग पेज पर भी देख सकते हैं, नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पेज जब हम इस तरह से करेंगे तो नॉर्थ साउथ इस तरफ आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट। तो जब पेज पर अंदर की तरफ बोलेंगे मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, क्रॉस बोलने का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, और अगर हम डॉट लिखते हैं तो डॉट का मतलब वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से लोग देख सकते हैं।